कमेटी के सदस्य कांग्रेस सुंदर, कांग्रेस संजय पराठे और कांग्रेस दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण और गंभीर चुनौतियों के सामने आज दुनिया भी है और हम भी है देश भारत के अंदर। और खासतौर पर ये जो महामारी जिस तरीके से ये फैल रहा है, बंद होने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे, और उसके साथ साथ जिस तरीके की नीतियां लागू हो रही हैं दुनिया में और ये मोदी सरकार के चलते हुए देश में एक दो तरफा या बहुतरफा हमला जो है आम लोगों की जिंदगी के ऊपर, रोजमर्रा जिंदगी के ऊपर पड़ रहा है। दुनिया के पैमाने पर अर्थ ये साफ है, महामारी पे रुकावट तभी आएगी जब टीकाकरण या वैक्सीनेशन सबका होगा। अगर एक भी बच जाएगा बिना हुए, नए वेरिएंट और नए म्यूटेंट जो है तैयार होकर आएंगे, जैसे ये ओमिक्रॉन आया। लेकिन ये वैक्सीनेशन सबके लिए ना पहुंचे, इसके लिए पूंजीवादी देश है, साम्राज्यवादी देश है, ये वैक्सीनों को लेकर वो जो है इतने वैक्सीन जमा करके रखे अपने देश में, उनकी आबादी के कई गुना ज्यादा गरीब देशों को नहीं मिलता। वैक्सीन के ऊपर जो पेटेंट होता है, पेटेंट का जो टैक्स होती है, वो टैक्स हटाने की मांग इंसानियत के तौर पर जब वो मांगी गई, उसको इनकार कर दिया और गरीब देश खरीद नहीं पाए। अब ऐसी हालत में नए नए म्यूटेंट्स फिर पैदा होने के लिए वो वास्तविक रूप से पैदा होंगे, जैसे ये ओमिक्रॉन हुआ। अब ये खतरा को लेना है तो साम्राज्यवादी जो तरीका जो उन्होंने अपनाया, जिसके चलते हुए वैक्सीन ना पहुंचे सबके लिए, उसके चलते हुए दुनिया को ही वो एक गंभीर संकट में डुबा रहे। दूसरी ओर से इस महामारी का इस्तेमाल करते हुए जो जिस तरीके की आर्थिक नीतियां लागू की जा रही है, उससे दुनिया के अंदर और अपने देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और भूख ये बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अमीर अमीर होते जा रहा है, खरबपति दुनिया के अंदर उनकी संख्या बढ़ी है, उनकी संपत्ति बढ़ी है। अपने ही देश में खरबपतियों की संपत्ति बढ़ी है, उनका धन बढ़ा है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर अपने देश के इतिहास में इतना ज्यादा अगर बेरोजगारी अगर है, इतना ज्यादा गरीबी है जो आज पिछले 2 साल में खास तौर पर जो बढ़ा है, दुनिया के 70% गरीब लोगों जो बढ़ती हुई है गरीब लोगों की 70% उसकी वो है अपने भारत के अंदर। तो इस तरीके से जो आर्थिक हमले भी जो हो रहे हैं, ये गुना तरीके से बढ़ रहे हैं। तरीका क्या लगा निकाला पड़ा पूंजीवादी व्यवस्था कि आप जनता को राहत देने के लिए स्टिमुलस पैकेजेस की बात करते हैं, और ये राहत देने के लिए ये पैसा किस तरीके से जुटाता है सरकार, वो जुटाते हैं सरकारी बॉन्ड, यानी सरकारी बॉन्ड जो है इश्यू करके वो बॉन्ड को बेचते हैं स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट की वजह से उसकी जो है बढ़ोतरी होती जा रही है। तो लोग आज यहाँ पर भी पूछते हैं सेंसेक्स कैसे बढ़ रहा है, अगर अर्थव्यवस्था ऐसी डूबी हुई है। ये बढ़ रहा है क्योंकि ये तरीका अपनाया। तो 2 लाख करोड़, ट्रिलियन उतने ही बोला, 2 लाख करोड़ रुपए, करोड़ डॉलर का स्टिमुलस पैकेज है अमेरिका ने अनाउंस करके वो चला है। जो उससे भी ज्यादा 2.3 लाख करोड़ डॉलर का यूरोपियन यूनियन चला है। अब ये सब पैसा स्टॉक मार्केट में जब जाती है, स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़ोतरी होती है और अमीर और गरीब अमीर होते जा रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था जो है दुनिया के अंदर और देश के अंदर, इसको ध्यान में रखते हुए आज ये देखना पड़ेगा दुनिया के अंदर और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन जो हुई है कि साम्राज्यवाद खासतौर से अमेरिका के नेतृत्व में साम्राज्यवाद कोविड महामारी के बाद की दुनिया के ऊपर अपनी कब्जा और अपना पकड़ और कितना मजबूत कर सके, उसके लिए अभी से शुरू कर दी। वो जो जिस तरीके से आक्रामकता से
साम्राज्यवाद दुनिया के ऊपर हावी होनी चाहती है। उसके अंदर चलते हुए एक चुनौती उसको जो नजर आ रही है साम्राज्यवाद को, वो है जिस तरीके से चीन और समाजवादी देश, वियतनाम हो, क्यूबा हो, चीन, ये खासतौर से महामारी से निपटते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को फिर जो है वो बढ़ोतरी देने के रास्ते पे बोले गए। एक ताकत के रूप में आज समाजवादी चीन जो है वो चुनौती दे रही है साम्राज्यवाद को। अब इसीलिए चीन के खिलाफ पूरी दुनिया को नामजद करने की कोशिश जो अमेरिकन साम्राज्यवाद के नेतृत्व में जो हो रही है, इसके चलते हुए दुनिया के अंदर तनाव और बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ अपनी कब्जे को, अपनी राजनीति को और मजबूत करना दुनिया के ऊपर हर कई सारे स्वतंत्र देशों के अंदर उनकी हस्तक्षेप जो है वो बढ़ रही है। ये हस्तक्षेप बढ़ रही है। आप देखो आपके मिडिल ईस्ट में, सीरिया में और ईरान, इराक और वो पूरे इलाके में, वहां पर लैटिन अमेरिका में, और इसके लिए हर मुल्क के अंदर जो ये वास्तविक परिस्थितियां हैं, इसके अंदर जो असंतोष जो पैदा हो रहा है लोगों के अंदर, जो असंतोष संघर्षों का रास्ता ले रहा है, वो जो एकता जो पैदा हो रही है मेहनत के लोगों के बीच में, उस एकता को तोड़ने के लिए ऐसे सरकारें आ रही है जिसके अंदर एक दक्षिण प्रति झुकाव है, फासीवादी रुझान। कई देशों में ये आपको नजर आ रहा है और खासतौर से अपने ही मुल्क में आएंगे अपने भारत के अंदर जो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर भी जो दक्षिणवादी जो राजनीतिक बदलाव हो रही है, इसके चलते हुए लोगों की एकता को तोड़ने की साजिश कई अमेरिका के अंदर नस्लवाद के नाम पे, यहाँ पर सामुदायिकता के नाम पे, कोई भी भावना के आधार पर लोगों को बंटवारा करना लोगों के बीच में, ये साजिश है शासक वर्गों की कि अपना सत्ता को बरकरार रखे, मजबूत रखे। ये जो राजनीतिक बदलाव जो है दक्षिण प्रति बदलाव, इसके खिलाफ भी लोग संघर्ष बढ़ रही है। आज पहली बार 50 साल के बाद कम्युनिस्ट जो सपोर्ट किए हुए कैंडिडेट जो है चिली, जो अलांदे की चिली थी 50 साल के अंदर, जो उसको अमेरिकन साम्राज्यवाद ने गिराया था, वो चिली के अंदर वो चुनाव जीत कर आए। पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर जो है इस तरीके की दक्षिणपंथी रुझाव के खिलाफ ये राजनीतिक संघर्ष जो है वो तेज होते हुए बढ़ रहे हैं। और हर देश में, पेरू में, अर्जेंटीना में, चिली में, बाकी सब देशों के अंदर, वेनेजुएला तो रखाई, और वहां पर समाजवादी क्यूबा, उसके ऊपर जो पूरा का पूरा षड्यंत्र साम्राज्यवाद जो कर रहा है, ताकि वहां पर साम्राज्यवाद को हटाने की बात जो ट्रंप साहब थे वो जो कर रहे थे, उससे भी आगे बढ़ गए बाइडेन साहब, उससे भी आगे बढ़ के अंदरूनी वो वहां पर गड़बड़ करने की पूरी कोशिश की, जो असफल हुई, लेकिन कोशिश जो की ताकि वो एक समाजवादी व्यवस्था को वहां पर गिराने की कोशिश निरंतर लगातार चल रही। लेकिन इसके खिलाफ ये संघर्ष होते हुए राजनीतिक बदलाव के रूप में, खासतौर पर जहां पर भी वामपंथी ताकतें हैं, उस तरीके से वामपंथी ताकतों के समर्थन वाली सरकारें जो है, लैटिन अमेरिका नहीं, स्कैंडिनेविया के 5 देश है, वो 5 देशों में पहली बार 1959 के बाद 5 देशों के अंदर वामपंथी रुझान वाली सरकारें आज जो है चुनाव जीत कर आए। तो समझने की हो रही है, लेकिन ये आक्रामकता साम्राज्यवाद का जो है, इस आक्रामकता के जो चल रही है, ऐसी परिस्थिति में अपनी मोदी सरकार का रुझान क्या है? अमेरिकन साम्राज्यवाद के साथ और नजदीकी रिश्ते जो है बनाते हुए एक कठपुतली के रूप में भारत की दर्जा जो है एक अमेरिकन साम्राज्यवाद की कठपुतली के रूप में वो उतारने गया। मिलिट्री के अंदर संविधान जो हुई है वो ऐसे खतरनाक है कि अपनी संप्रभुता के ऊपर भी जो है बहुत बड़े खतरे और चुनौतियां जो है इन संधियों से आई। अमेरिका के साथ हाथ मिलाते हुए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हाथ मिलाते हुए भारत जुड़ गए वहां पे कि दक्षिण एशिया के अंदर, इसका मतलब है खास तौर से
चीन का जो प्रभाव है उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए भारत उस तरीके से वो क्वाड के अंदर शामिल हुई। तो इस तरीके के रुझान जो आज मोदी सरकार ले रही है, खासतौर से पिछले 7-8 सालों में, इसके चलते हुए अपने भारत की जो रिश्ते हैं अपने सभी पड़ोसी देश हैं, वो रिश्तों के अंदर बहुत बड़ी वहां पर वो रिश्ते बिगड़ रहे हैं। आगे खैर पाकिस्तान को तो छोड़िएगा, वो तो है ही, मतलब उसका जो रुझान है अपने देश के अंदर अस्थिरता और आतंकवाद को फैलाने की, जो उसकी तो गणना तो होती नहीं है वो है, लेकिन बांग्लादेश लो, नेपाल लो, भूटान लो, मालदीव लो, श्रीलंका लो, इन सब के साथ भारत के जो रिश्ते जो है वो बिगड़ गए। और यहाँ पे मुख्य रूप से ये इसलिए क्योंकि अमेरिका की कठपुतली के रूप में आज दुनिया भारत को जानने लगी। उसी वजह से अफगानिस्तान 20 साल के बाद अमेरिकन सैनिक जो है वहां पर छोड़ के वापस गए, हार गए। वहां पे जो युद्ध जो करा रहे थे वही तालिबान जिसके खिलाफ वो लड़ रहे थे उनकी सरकार बनी, और उस अफगानिस्तान के अंदर बहुत कुछ भारत जो है योगदान दे रहा था वहां पे विकास के लिए। आज उसके बावजूद वहां पर कोई भारत का रोल कुछ नहीं है, क्योंकि दुनिया देखती है हमें एक अमेरिका के कठपुतली के रूप में। तो ऐसी परिस्थिति में जो देश के अंदर जो हो रहा है कि एक सीधा साम्राज्यवाद के साथ साम्राज्य और ये गठबंधन और मजबूत हो रही दुनिया के अंदर आर्थिक जो एक मंदी जो अब और बिगड़ रही है ये ओमिक्रॉन आने के बाद, ये आर्थिक मंदी जो बिगड़ रही है उसी के साथ जुड़ा हुआ अपने देश के अंदर भी अर्थव्यवस्था और बर्बाद हो रही है। तो ये पिछले 4 सालों में जब से हमारे 22वें पार्टी महासम्मेलन हुआ था, ये पिछले 4 सालों में अगर देखें तो बहुत तरफा हमला आज भारत के लोगों के ऊपर चल रहा है। एक तरफ से जब से खासतौर पर 2019 में जब लौट आई है सरकार, जो फासिज्म जो एक रुझान है और एक पूरा का पूरा उसका सिद्धांत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उस सिद्धांत को लागू करने पर पूरी की पूरी जोर लगाते हुए ये सरकार काम कर रही। 2019 के चुनाव आते ही जम्मू कश्मीर के राजधानी बंद कर दिया, और जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35 मतलब उसको हटाने की बात नहीं, वो आज एक अलग से राज्य है ही भारत के अंदर। और जिस तरीके से वो किया गया, पार्लियामेंट के चुनाव करवाया जम्मू कश्मीर में, लेकिन असेंबली के नहीं करवाया, क्योंकि किसी भी राज्य के सरहद को बदलना होगा। आज आपके मध्य प्रदेश को या जब छत्तीसगढ़ बनी तो मध्य प्रदेश की असेंबली के अंदर उसकी सहमति जरूरी है हमारे संविधान के चलते। वो सहमति मध्य प्रदेश की असेंबली ने दी थी उस समय। अब जम्मू कश्मीर जानबूझ के इलेक्शन ही नहीं करवाया ताकि वहां पे असेंबली नहीं है, तो असेंबली के नाम पर गवर्नर साहब जो अपॉइंट करते हैं उन्होंने अनुमति दे दी। संविधान के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है ये एक उदाहरण। उसी के फौरन बाद आपका सीएए ले आया, उसका जो विरोध जो हुआ आप सभी जानते हैं, हम कभी उसके अंदर बहुत बड़ा अपना भी रोल रहा है उसके अंदर। अब सीएए के बाद लगातार अगर आप देखेंगे आज तो हमारे संविधान की जो बुनियादी जो मूल स्तंभ है उन सभी स्तंभों को ध्वस्त करने की पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन ये 4 सालों में मेहनत कर जनता की लोगों की संघर्ष भी तेज हुई। सीएए के विरोध में बहुत व्यापक तरीके से, कोई राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व में नहीं, लेकिन व्यापक तरीके से नागरिकों की तरफ से उसका जो विरोध हुआ। अगर कोविड महामारी ना आती तो ये और मतलब मजबूत होता। आपके मजदूर पर पिछले 4 सालों में 3 बार वो उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर गए पूरे सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, और फिर 2 दिन की स्ट्राइक के ऐलान में, और सबसे अहम रहा अपना किसानों का संघर्ष। एक पूरा साल ये संघर्ष चलता रहा, मोदी साहब अड़े हुए थे, लेकिन आखिर में एक
कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। ये एक बहुत ही बड़ी जीत है हमारे देश के अंदर किसान आंदोलन की, और इसके जीतते हुए बाकी सब करते हुए एक किस्म की प्रेरणा और साहस मिला है कि हम भी अब लड़के हमारी मांगों को पूरा कर सके। और ये एक बहुत अहम बात इसी समय हुई जब ये हमले किए हुए थे। तो कुल मिलाकर तो आज जो जिस तरीके की वातावरण माहौल जो पैदा किया है और कर रहे हैं अभी भी देश के अंदर, वो ये संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त कर आरएसएस की फांसीवादी जो उद्देश्य है, मतलब एक प्रोजेक्ट है उसकी राजनीति, वो फांसीवादी प्रोजेक्ट का हिंदुत्व राष्ट्र को ले आना और उसको ले आना है। तो ये संवैधानिक ढांचा जब तक ये जिंदा रहेगा वो लड़ना मुश्किल होगी। इसीलिए संविधान को आप जो है ध्वस्त करने की कोशिश। संविधान के 4 मुख्य स्तंभ, एक है हमारी धर्मनिरपेक्ष जनता, दूसरा है आर्थिक आत्मसंप्रभुता, आत्मनिर्भरता है, आत्मसंप्रभुता, तीसरा है सामाजिक न्याय, चौथा है संघवाद या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंध। ये चारों को लेकर अगर आप देखेंगे तो खास तौर से पिछले 2019 के बाद ये बहुत ही गंभीर तरीके से हमले जो है इनके ऊपर बढ़ रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के ऊपर तो आप तो जानते ही, मतलब सांप्रदायिकता की लहर इतनी मतलब आज बढ़ चुकी है। यही श्री नारायण गुरु के आप उनकी संस्था की व्यवस्था में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपकी 16वीं कॉन्फ्रेंस हमारे वामपंथी सरकार के अंदर 26 जनवरी को जो हर राज्य जो है वो अपना अपना जो बहिष्कार बनाकर भेजता है 26 जनवरी को बरेली के अंदर। तो केरला की सरकार ने श्री नारायण गुरु पे उन्होंने अपना बनाकर भेजा दिल्ली। केंद्र सरकार उसको मानते नहीं, कहता ये नहीं चल सकता, आप इसको वापस ले जाइए और आदि नारायण और उनके ऊपर वो जो है आप लोग बना के दीजिए। यानी श्री नारायण गुरु जिसके बारे में सब जानते हैं, वो जो समानता की बात उन्होंने कहा और समानता की बात से इतनी बहुत बड़ी प्रभाव एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में वो जो केरल में उनका पड़ा। अब ये तय करेंगे कि किस तरीके से किस जात का होगा या किस धर्म का होगा। धर्म तो नहीं और किसी का नाम भी नहीं लेते कोई और धर्म का, और ये नेता लोग सांप्रदायिकता के ऊपर जो हमला जो हो रहा है वो हमला उसके बारे में विरोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही की पूरी एजेंडा है हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण के लिए। उसी के साथ साथ जनतंत्र, धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के ऊपर क्या हमले हो रहे। आज जितने 72% आज यूएपीए के अंदर लोगों की गिरफ्तारी बढ़ी है पिछले 2019 से लेकर आज तक। जो भी उनका सरकार का विरोध करता है वो देशद्रोही है और उनके ऊपर केसेस डालकर आज सैकड़ों लोग अभी भी जेल के अंदर है, जिसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं बना। लेकिन ऐसे तब तक कानून के चलते हुए ऐसे यूएपीए हो या सेडिशन हो, ऐसे चीजों के अंदर गिरफ्तार किया गया जहां पे बेल का प्रावधान नहीं है। 3 साल से ज्यादा बीमा केस में बेल में अभी भी पड़े हैं, लेकिन आज तक उनके ऊपर चार्जेस भी फ्रेम नहीं हुए। हमारे जर्नलिस्ट लोग जिस तरीके से उनके ऊपर भी यूएपीए सेडिशन लगा देते हैं, अगर उनके विरोध में भी लिखा जाता है या दिखाया जाता है, या सीएए के अंदर अपने नौजवान लड़के जो छात्र है उनको देशद्रोही के आरोप में उनको गिरफ्तार करके रखे। यानी जनतांत्रिक जो हमारे अधिकार है, संविधान जो हमारे गारंटी देती है, मौलिक अधिकार है, वो जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर एक घोर हमला। तो एक स्तंभ आपका आपकी धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का, दूसरा स्तंभ
आर्थिक समृद्धता, आज एक बहुत बड़ी लूट मची हुई है देश की संपत्ति की, हर चीज की निजीकरण हो रही है, और हर चीज की निजीकरण ही नहीं, लेकिन साथ साथ ये सिर्फ निजीकरण तक सीमित नहीं है। अपने देश की संपत्ति, अपने देश के साधन, अपने देश के कोयला हो या हमारे देश के जो जितने भी संसाधन है उस सबको जो है देश में, और आर्थिक समृद्धता में आपकी देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात जो कहते हैं अक्सर, उसी नेशनल सिक्योरिटी में हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं जो अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर है, सरकार उसको देख रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी पूरी की पूरी अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई बड़ा खतरा। और ये आत्मा समृद्धता, आर्थिक समृद्धता के ऊपर जो हमला जो हो रहा है, इसके चलते लोगों की हालत के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जैसे मैं पहले कह रहा था, अभी होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ी है, भूखमरी बढ़ रही है, आपके देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है। अब इस तरीके के हमले लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी के ऊपर होना, और ये लूट जो मची हुई है, ये लूट सिर्फ संपत्ति की लूट ही नहीं, लेकिन वो संपत्ति का लूट जो हो रहा है, जिसको फायदा हो रहा है, उसके साथ साझगार इस सरकार का और गहरा आज है। और उसके लिए रास्ता क्या निकाला था इन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के नाम पे जो बेचते हैं। अभी ये फिर से चल रहा है, आज एक हफ्ते तक मतलब उसका भी घोषणा हुआ है, 1000 करोड़ रुपए वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के द्वारा पहुंचता है वापस बीजेपी को। यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म। आप इसकी बिक्री करो, निजीकरण करो, और फायदा जिसको होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के द्वारा आपको उसका एक हिस्सा वापस पार्टी फंड के नाम पर आपको मिलता है। यानी राजनीतिक भ्रष्टाचार जो लोकपाल जो बनाया गया, इतनी बड़ी बहर हो गई थी अन्ना कार्य के समय में, वो लोकपाल का कानून को आज तक लागू नहीं किया सरकार ने। तो आर्थिक समृद्धता के ऊपर ये जरूरत है, और उसके साथ तीसरा कर लीजिए सामाजिक न्याय। आज महिलाओं के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इतनी घोर तरीके से कभी आजादी के बाद कभी देखा है, और खास तौर से गरीब महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जो घटनाएं बड़ी गैंगरेप की और ये मर्डर के जो आ रहे हैं उनकी बात, ये घटना बेहद बढ़ती जा रही है। और ये घटनाएं जो बढ़ती जा रही है, ये दलितों के नाम पर, दलितों के ऊपर ये अत्याचार और तेज हो रहे हैं। आदिवासियों की बातें बहुत कुछ संघर्ष करके कुछ अपनी पार्टी और यूपीए सरकार को जब समर्थन दे रहे थे, बड़ी दबाव डाल के उनके ऊपर आपके आदिवासियों के लिए जमीन का मतलब जमीन के लिए वो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है वो लिया, 7 साल लगे उसके ऊपर आजादी के बाद उसको लाने। आज उसका पूरा का पूरा उल्लंघन हो रहा है। वही जंगलों के अंदर जो जमीन है, वहां पे कहीं पर कोयला है, कहीं पर कुछ और है, वो सब विदेशी कंपनियों को आप बेच रहे हो, और पूरे आदिवासियों को वहां से मतलब हटना पड़ रहा है। जमीन के अधिकार की बात हुई है, जो है अमीर के हाथ में, वो भी उससे वंचित हो रही है। यानी सामाजिक न्याय के तरफ पहुंचने की जगह सामाजिक अन्याय और बेहद बढ़ते जा रही है। और चौथा, आप जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, भाजपा के राज्यों को छोड़ के बाकी विपक्षी पार्टियों के हाथ में जितने भी राज्य हैं, उनके साथ जिस तरीके की ये सफर जो होती है केंद्र सरकार की, उसके अंदर उनको जो बकाया है जीएसटी का, वो बकाया भी पूरा नहीं देते। और कई सारे राज्यों के अधिकार संविधान जो राज्यों के अधिकार देती है, उन विषयों के ऊपर केंद्रीय कानून बनते हैं। जैसे कृषि, राज्यों के अधिकार है, लेकिन कृषि कानून केंद्र में बना। जैसे शिक्षा के ऊपर
व्यक्ति ले आते हैं, किसी राज्य से संपर्क नहीं करते। कोऑपरेटिव, हम मंत्री बना दिए अमित शाह साहब को, कोऑपरेटिव ये जो है राज्यों के अधिकार है। अब वो कोऑपरेटिव के ऊपर जो है वो कानून बनाकर केंद्र सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय दायित्व जो नेशनलाइज राइट्स है उनको तो रोक दिया। कर्जा लेके जो लोग बाहर के देश में हैं, तकरीबन 11 लाख करोड़ रुपए, 11 लाख करोड़ रुपए की कर्जा माफी कर दी इस सरकार ने पिछले 7 साल। लेकिन किसानों के लिए कर्जा माफ करने की बात आई तो ना वो इनकार करती है। लेकिन अपने हमें दोस्तों के कर्जा भी लो, कर्जा दिलाओ और देश छोड़ के भाग जाओ, और पूरा नाटक चलता है। उनको वापस ला रहे उसके ऊपर और कई करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। तो इस तरीके की विषय पे राज्यों के जो अधिकार है उनके ऊपर एक घोर हमला हो रहा है। और हर राज्य के अंदर गवर्नर को आप ऐसे लोगों को भेजते हो जो RSS के लोग हैं, और गवर्नर जो है वहां पर एक राजनीतिक एजेंडा लेके वो आगे बढ़ते हैं। तो ये चारों स्तंभ को अगर आप लें, ये चारों स्तंभ को ध्वस्त करने का जरूरत है। क्यों है? वो RSS की जो फाशीवादी हिंदुत्व राष्ट्र है उसको मतलब उसकी स्थापना करने के लिए, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र कि इसके बारे में हमें भी स्पष्ट होना चाहिए साथियों कि ये कोई अचानक पैदा नहीं हुआ है। ये मोदी साहब के आने के बाद ही शुरुआत हुआ है। तकरीबन 100 साल से एक सैद्धांतिक टकराव चल रही है अपने देश के अंदर 3 व्यूहों के बीच में। विजन तो व्यू होते हैं, 3 व्यूहों के बीच में। आपने राष्ट्रीय आंदोलन के समय एक सवाल पैदा हो गया था कि आजाद हिंदुस्तान का चरित्र क्या बना, उसका क्या कैरेक्टर होगा। जिस तरीके की विविधता हमारे देश के अंदर है जो कहीं और नजर नहीं आती दुनिया में, भाषाओं की बात है, आपके धर्मों की बात है, संस्कृति की बात है, जो भी मतलब ये इतनी व्यापक तरीके से ये विविधता जो है इसको ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र आंदोलन के नेतृत्व ने जिस समय कांग्रेस के हाथ में थी वो नेतृत्व उनका ये व्यू बना कि इस देश को इकट्ठा रखना तभी संभव है जब हम एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य का गठन करें। तो चरित्र होगा आजाद भारत का, आजाद भारत का चरित्र होगा एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य। उसके मुकाबले में कम्युनिस्टों की एक व्यू थी, और कम्युनिस्टों के क्या ग्रुप था जो इस समय AICC के हर सेशन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पे कम्युनिस्ट लोग वहां पे पार्टिसिपेट करते थे, शामिल होते थे। और सबसे पहले पूर्ण स्वराज का एक प्रस्ताव कम्युनिस्टों ने रखा था गांधी जी के 9 साल के पहले, गांधी जी मानने के 9 साल पहले। और ये भी शायद कई लोग आप जानते हो, मौलाना हसन मोहानी और स्वामी कुमारानंदा, एक स्वामी एक मौलाना, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम पर पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखते हैं AICC सेशन में। और ये सबसे लेकर कम्युनिस्टों की एक मुख्य विरोध जो रहा कम्युनिस्ट पार्टी की वो ये रहा कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य से बात पूरी नहीं होती। जो राजनीतिक आजादी, जो राजनीतिक आजादी को बदलना है, आर्थिक आजादी हर इंसान के लिए, और वो बदलाव तभी आएगा कि एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो आगे बढ़ते जाएगी समाजवाद की ओर। तो ये इस तरीके की गणराज्य के समर्थन करते हुए हमने कहा इसको आगे ले जाना है समाजवाद की ओर, तभी आर्थिक आजादी हर इंसान को मिलेगा अपने मुल्क के अंदर। इन दोनों के मुकाबले में एक तीसरा व्यू पैदा हुआ जिसके जो जुड़े उठाए थे। वो ये था कि आजाद भारत का
चरित्र जो है वो लोगों के धार्मिक आस्था के आधार पर तय होगा। अब एक तरफ से एक जो हमारी से पैदा हुआ वो है आरएसएस और उसका ये फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का। दूसरा जो हमारी वो मुस्लिम लीग, जिसका जिन्ना साहब के नेतृत्व में, जो उनका ये कहना था कि हमारे भारत का चरित्र होता है कि इस्लामिक रिपब्लिक, यानी हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक रिपब्लिक, ये दोनों को सामने लेते हुए देश के अंदर दोनों की तरफ से एक तनाव की परिस्थिति और एक सांप्रदायिक दंगे माहौल जो है बड़ी तेजी के साथ आजादी के पहले दशक में अगर आप देखेंगे तो बड़ी तेजी के साथ इसको फैलाया गया। इसका नतीजा हुआ दुर्भाग्यपूर्ण भारत का बंटवारा और पाकिस्तान का जन्म। अब पाकिस्तान का जन्म जब हुआ तब ये मान लिया आरएसएस की हम हिंदू राष्ट्र का घोषणा करना है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन ने उसको इनकार कर दिया और हम घोषणा किए एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज के रूप में, और गणराज का बुनियाद 2.5 साल के बाद अपने संविधान को के रूप में वो देश के लोगों ने अपनाया और उस तरीके से वो हिंदू राष्ट्र के प्रोजेक्ट को उस समय ना मानते हुए एक इस गणराज की ओर जो है भारत बढ़ा। तब उसी का गुस्सा था महात्मा गांधी की हत्या, ये होने नहीं दे रहे हैं, अगर वहां पे इस्लामिक स्टेट है तो यहाँ पे हिंदुत्व राष्ट्र क्यों नहीं है। और ये जो सरकार के बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई और वो हत्या के बाद गलत फहमी हुई थी कि विश्व के कई लोगों के अंदर कि ये खतरा खत्म हो गया आरएसएस का, लेकिन तब से लेकर आज तक अब ये 75वें साल के रूप में आप देखे होंगे जो चीजें वो कर रहे हैं वो सर पूरा का पूरा यही उसका उद्देश्य है कि हिंदुत्व राष्ट्र का घोषणा इस 75 साल में थी। अगर आजादी का क्या अमृत महोत्सव के रूप में जो नारा जो दिया गया क्या है उसके चलते हुए जो करवा रहे हैं, हर प्रांत में हर प्रदेश में सूर्य नमस्कार करना जरूरी है आजादी के अमृत महोत्सव के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर गैर हिंदू धर्म और आस्था के बारे में कोई एक भी जिक्र नहीं, और इसके साथ साथ ये हासिल तभी हो सकता है ये हिंदुत्व राष्ट्र का जब ये संविधान को आप ध्वस्त करें और उसे जगह पर एक फांसीवादी देश को सामने लिया, और ये हासिल करना है तो देश के अंदर एक नफरत और हिंसा की माहौल को और तेजी के साथ फैलाना जरूरी है। वही मकसद आपकी ये धर्म संसदों की, वही मकसद आज जिस तरीके से ये जो वातावरण जो है देश के अंदर एक नफरत की और जिसके चलते हुए हिंसा को प्रोत्साहन देने की, और जिस तरीके से एक भी अपने मुंह से शब्द नहीं निकलता प्रधानमंत्री की, इसकी खंडन करते हुए धर्म संसदों की और सरकारी ऑर्डर के चलते हुए सूर्य नमस्कार कराओगे आप, बाकी सब चीजें कराओगे हिंदू आस्था के आधार पर, और ऐसे जगह पे कराओगे जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो निश्चित रूप से तनाव पैदा होगा। उनको नमाज पढ़ने के लिए जो जगह दिए थे गुरुगांव में वो भी वापस ले ली और कहते हैं कि पब्लिक की नमाज नहीं पढ़ सकते आप। यानी इस तरीके की जो वातावरण जो पैदा कर रही है वो जरूरी है उनके लिए ये हिंदुत्व राष्ट्र की स्थापना करने के लिए, और इसके दरमियान लोगों के ऊपर एक तरह से आर्थिक हमले बढ़ते जाए और दूसरी ओर से इस सांप्रदायिक जहर को फैलाते हुए इस नफरत की माहौल को पैदा करके फैलाते हुए वही है मतलब कि गांधी जी के बारे में अभी सुना आपने, त्रिपाठी जी को जब बोलते सुना कि किस किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके की माहौल पैदा करते हैं आज अपने देश के अंदर, और वो हमें आज स्पष्ट रूप से समझना है ये है देश के अंदर वास्तविकता। इस वास्तविकता के खिलाफ अगर इससे अपने देश की
संवैधानिक व्यवस्था को बचाने हुए जो कम्युनिस्टों की व्यू है, हम आगे बढ़ना है, हमें समाजवाद की ओर, जनता की जलवायु क्रांति को हासिल करते हुए, अगर ये हमारी पार्टी की कार्यक्रम है और इसको अगर आगे ले जाना है, तो ये सरकार और इस तरीके से कामकाज जो कर रही है, इसको सरकार से दूर रखना जरूरी है, यानी इसको हराना जरूरी है, और वो एक प्राथमिक काम अपना बढ़कर सामने आता है। अगर इसको हराने की जरूरत है तो अपनी स्वतंत्र ताकत को बढ़ाने की भी जरूरत है, बिना उसके ये संभव नहीं हो सकता। जो भी और उसके आधार पर वामपंथी पार्टियों के साथ वामपंथी जो जितने भी पक्षन है उनको मजबूत करते हुए उसके आधार पर व्यापक तौर पर जो भी आज इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ आपके साथ आने के लिए तैयार है, वो व्यापक तरीके की फ्रंट का आयोजन करते हुए इनके खिलाफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा अनुभव क्या करता पिछले 4 साल तक कि जो मजदूर वर्ग हो या आपके किसान की सरकार हो या खेत मजदूर हो, 2017-18 से ही वो माहौल किस तरीके से वो संघर्षों का जो बना है, इनके बीच में एकता और मजबूत हो रही है संघर्षों, जो इसी किसान संघर्ष में देखा आपने, और इस किसान संघर्ष में जो देखा आपने वो एकता, वो एक किस्म से नए तनाव की परिस्थितियां पैदा कर रही है अपने देश के अंदर। क्या है ये 3 रुझान लीजिए इसमें, एक आपकी पूरी की पूरी किसान के दबदबे के बीच में और आपके बड़े पूंजीपतियों के बीच में पूरा का पूरा किसान संघर्ष का निशाना था। अदानी अंबानी को आप जो है हमारी खेती की व्यवस्था सौंप रहे हो, तो ये किसान के बीच में और अपने बड़े पूंजीपतियों के बीच में ये एक तनाव की परिस्थिति जो पैदा हुई, ये अहम इसलिए है क्योंकि बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व में ये शासन वर्ग है जिसके अंदर आपके सामंती जमींदार की तत्व जो है वो भी शामिल है। अब ये नया तनाव जो पैदा हो रहा है, ये नया मौका देता है संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ एक और हो रहा है कि आज देश के अंदर पूंजीपति वर्ग की एकता जो नजर आती थी पहले बड़े पूंजीपतियों के नेतृत्व में, आज उसके अंदर ही नए किस्म के तनाव पैदा हो गए बड़े पूंजीपतियों के बीच में और छोटे पूंजीपतियों के बीच में। जितने आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, एमएसएमई फैक्ट्रियां हैं, सब बंद हुए हैं। सब उनको अगर वापस कारोबार को अगर रिवाइव करना है आपको, क्योंकि वो सब के ऊपर भी कब्जा बड़ा पूंजीपति करना चाहता है, तो इसके अंदर नए परिस्थितियों की नए तत्व अपने तरफ आ सकते हैं, उसकी पूरी कोशिश करनी है। ये छोटे छोटे कारोबार के मालिक ये लोग भी अपने सहयोगी बन सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में। और तीसरा क्या हो रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो परिस्थिति है, जो तनाव की परिस्थिति पैदा हो रही है, उसके चलते हुए कई सारे प्रांतीय पार्टियां जो वहां पर सरकारें बना चुकी है उन राज्यों में, उन प्रांतीय पार्टियों के बीच में और केंद्र में जो शासक पार्टी है भाजपा के बीच में ये तनाव भी बढ़ रहा है, जिसका फायदा हमें उठाना चाहिए ताकि हमारे साथ और भी सहयोगी मिले इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए कि सरकार को हटाना है और भाजपा को सरकारिक रूप से राजनीतिक रूप से आप जो है उनसे टकराने के उनको हराना अनिवार्य है अगर अपने भारत को बचाना है और संविधान को बचाना है। तो ये नए जो तंत्र आ सकते हैं हमारे साथ, उनको भी हमें जोड़ने की प्रयास करनी चाहिए, लेकिन वो तभी होगा जब अपनी ताकत बढ़ेगी। अब वो है सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने। ये आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके अपनी मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से हमारी पार्टी संगठन को, अपनी पार्टी की राजनीतिक असर को और अपनी पार्टी की ताकत को किस तरीके से हम बढ़ा पाएंगे, उसके ऊपर आप जरूर चर्चा करेंगे और एक अहम निर्णय भी लेंगे। लेकिन अगर उन निर्णयों को लागू करना है तो वे समझ लीजिए आज जिस तरीके की गंभीर चुनौतियां हैं
ना सिर्फ देश के लिए, अपनी पार्टी के लिए निशाना उनके लिए हम ही है। बेशक अपनी ताकत कम हो सकती है, लेकिन ये लाल झंडा ही उसका निशाना है, क्योंकि वो जानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक तरीके से जो डटकर खड़े रहकर लड़ने वाला है, उसूलों के आधार पर, वो है ये लाल झंडा। बाकी लोग गुजरते, केजरीवाल साहब जो है अयोध्या के लिए मुफ्त में रेलगाड़ियां लगाई, बाकी लोग जो है वो भी मतलब वो बातें करते हैं कि असली हिंदू कौन है, नकली हिंदू कौन है। अगर इस परिभाषा में जाओगे तो यही नतीजा होगा कि वही उन्हीं की ताकत बढ़ती है। अरे उनसे टकराना है तो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, सेक्युलरिज्म के आधार पर और अपने संविधान की जो बुनियादी स्तंभ है उसके आधार पर उनसे टकराना। और वो भी जानते हैं कि अगर कोई ऐसा है राजनीतिक ताकत जो उनसे इन उसूलों पर लड़ सकता है तो वो है लाल झंडा। इसीलिए निशाना हम पे है, हमले हम पे होते हैं। टारगेट किया था बंगाल को पहले, उसके बाद त्रिपुरा को, अब केरल की सरकार को किस तरीके से अस्त्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। और ये जो निशाना है, हमें इससे अगर निपटना है तो हमारी संगठनात्मक ताकत को हमें मजबूत करना है। जितना हम मजबूत होंगे उतना कमजोर वो होंगे, जितना हम कमजोर रहेंगे उतना ज्यादा मजबूत हो रहेंगे। ये है मोटे तौर पर ये टकराव और ये चुनौती है पार्टी के सामने। ये अपनी तेईसवीं जो सम्मेलन होने वाली है, जिसके सिलसिले में पूरे राज्यों में सम्मेलन ये हो रहे हैं कि वहां पर देश भर में किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और हर प्रांत में, हर प्रदेश में किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके बारे में गंभीरता से आप लोग चर्चा करके पार्टी ताकत को मजबूत करने की वो एक अहम बात है हमारे सामने। क्योंकि याद रखिए, फांसीवादी तत्व, फांसीवादी ताकतें वो हर समय वो जानते हैं अगर कोई उनको हरा सकता है तो ये लाल झंडा है। और इसी सोवियत संघ को खत्म करने के बहुत सारे लोग कोशिश की अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने की बात। इसी सोवियत संघ को खत्म करने के लिए दूसरा विश्व युद्ध हिटलर ने आगे कर दिया और लग भी रहा था कि शायद खतरा है, सोवियत यूनियन बचेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से मोड़कर दुनिया को किसने सूचित किया कि हिटलर की हार हुई, जब बर्लिन के अंदर हिटलर के हेडक्वार्टर्स के ऊपर जब लाल झंडा फहराया गया, तब जो है दुनिया को पता चला हिटलर की हार हुई है और दूसरे विश्व युद्ध में आप फांसीवाद को हराए। तो जिस राजनीति को खत्म करना चाह रहा था हिटलर, उसी को हराकर दुनिया को सूचना दी ये लाल झंडा। बेशक आज के दिन पार्लियामेंट के अंदर इधर उधर कमजोर हो सकती है, लेकिन असली सिद्धांत का और कॉम्रेडों के त्याग का और जिस तरीके से दृढ़ता के साथ हम लोग आगे बढ़ने की हमारे अंदर जो लक्षण है कम्युनिस्टों के अंदर, वो है सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए। तो आज ये हमारे सामने सबसे बड़ी कर्तव्य। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले 3 दिनों में आप जो है गंभीरता से मध्य प्रदेश के अंदर अपने पार्टी को कैसे आगे ले जाए, पार्टी की ताकत को किस तरीके से बढ़ाएं और राजनीतिक हस्तक्षेप किस तरीके से करें, ताकि इन सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ जितना व्यापक तरीके हम जो है फ्रंट बना सके वो बनाए, ताकि इनको जो है हराना जो वो है मुख्य लक्ष्य आज के दिन। तो ये हमारे सामने ये हमारा आज हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क है, ये कर्तव्य के लिए इसको आप पूरा करेंगे। अपनी 16वीं राज्य सम्मेलन में गंभीरता से इन सवालों के ऊपर चर्चा करके आप जो है आज की ये खतरे और आज की ये चुनौतियों के सामना करने के लिए अपनी पार्टी को और मजबूत बनाएंगे, इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि आप ये काम बहुत सही ढंग से, मतलब आपकी चर्चाओं के आधार पर ये काम को आगे ले जाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबसे आज लाल सलाम देते हुए, इंकलाब जिंदाबाद के नारा देते हुए आप सबसे मैं विदा ले रहा हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।